नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदयन क्लासेज 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ठीक है। और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आज अपना तीसरा प्रैक्टिस टेस्ट है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे से बारीकी से देखते जाइए। आपका एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने पहले बताया था 3 पार्ट होता है, एक एमए का होता है मेंटल एबिलिटी का, एक मैथ्स का होता है और एक लैंग्वेज का होता है। तो इन दोनों में आपके टोटल आउट ऑफ आउट आने चाहिए, यानी कि इसमें 40 आने चाहिए, इसमें 20 आने चाहिए। बाद में मैथ्स में अगर आप थोड़े बहुत वीक भी हो ना तो 2-3 नंबर कट जाते हैं तो फिर चला लेंगे। 18 नंबर इसमें आ जाएंगे तो 78 तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा टारगेट आपको पता है 80 में से 80 लाने का है। जब ये लेके आ जाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि बाकी जो सरल सब्जेक्ट है ना उसमें कम नंबर ना आए, ठीक है। अब देखिए मानसिक योग्यता का पार्ट फर्स्ट है, भाग फर्स्ट है, जो यहाँ पर ऊपर पट्टी आने के कारण दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए निर्देश पढ़ते 1 से 4 तक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ 1, 2, 3, 4 दी गई है। इन्हीं 4 आकृतियों में से कोई 3 आकृतियाँ किसी तरह सदृश्य है तथा एक आकृति भिन्न है। यानी कि क्वेश्चन किस टाइप का है, ओड मैन आउट का है, यानी कि 3 फिगर्स आर सेम बट 1 फिगर आर डिफरेंस, ठीक है, ओड मैन आउट, ठीक है। तो ये वाला मतलब इसमें क्या करना है आपको, 3 चीज़ें तो किसी न किसी रूप में समान दिखेगी, लेकिन एक चीज़ है, एक आकृति होगी, एक फिगर होगी, वो अलग होगी। तो हमें उस चीज़ को पहचानना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमें सिर्फ एक चीज़ को देखना है, पूरी आकृति को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए इस गोला है, ठीक है, इसमें एक बिंदु है, इस गोले में भी एक बिंदु है, इसमें भी एक बिंदु है, इसमें नहीं है, यानी कि ये सबसे अलग हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इस गोले में एक बिंदु है, इस गोले में भी एक बिंदु है, इस गोले में भी बिंदु है, लेकिन इस गोले में एक त्रिभुज है। तो ये बाकी से सबसे अलग है। बाकी में सब गोलों में गोले दिए हुए हैं, सब सर्किल है, उसके अंदर भी सर्किल दिया हुआ है और पूरा गहरा किया हुआ है, और लेकिन तीसरा नंबर है उसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारे गोले हैं और गोले में सब में छोटा छोटा त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें भी 2 नंबर में भी छोटा, 3 नंबर में छोटा और 4 नंबर में भी छोटा त्रिभुज दिया हुआ है। लेकिन एक नंबर है, एक नंबर में बड़ा पूरा मतलब कि पूरी भुजाओं को टच कर रहा है, एक बड़ा त्रिभुज दिया हुआ है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब और देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर आप देख सकते हो, बाकी मतलब कि सब में ऐसी टेढ़ी लाइनें हैं, यानी कि इसमें ए ऑप्शन में भी है, बी में भी टेढ़ी लाइनें हैं, डी में भी टेढ़ी लाइनें हैं, लेकिन सी ऑप्शन है उसमें सीधी लाइन्स है, तो ये इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले 4 तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, इसमें दूसरा ऑप्शन, इसमें तीसरा ऑप्शन, इसमें पहला ऑप्शन और इसमें दूसरा नहीं तीसरा ऑप्शन, ठीक है। क्यों होगा, तो इसमें गोला नहीं है, ये इसमें त्रिभुज है, बाकी सब में गोला है, ये बड़ा है और इसमें सीधी लाइनें हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं प्रकार भाग 2 देखते हैं, टाइप 2। ये क्या कह रहा है, टाइप 2 5 से 8 तक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 उत्तर, एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृति 1, 2, 3, 4 दी हुई है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो आकृति के बिल्कुल सदृश्य हो, यानी कि सेम हो। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, सेम फिगर वाला है, ठीक है, सेम फिगर वाला ये क्वेश्चन है। यानी कि आपको क्वेश्चन में जिस तरह से आकृति दी हुई है वही सेम की सेम आंसर में कौन सी दी हुई है वो चेक करना है। तो इसमें देख लो 2 पत्तियां दी हुई है और अंदर कुछ भी नहीं है, तो यानी ऑप्शन ए में बिंदु है, ऑप्शन सी में भी एक बिंदु है, ऑप्शन बी में भी 2 बिंदु है, तो ये ऑप्शन बी है जिसमें 2 पत्तियां हैं और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएगा, मतलब कि ये सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। अब इसमें देखिए इसमें सिर्फ 2 वर्ग दिए हुए हैं अंदर, इसमें देखो ये लाइनें एक्स्ट्रा दी देती, ये गलत है, इसमें इधर लाइनें दे दी तो ये भी गलत है, इसमें नीचे लाइनें दे दी तो ये भी गलत है, लेकिन चौथा ऑप्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ग दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न 8,
7 और 8। अब देखो इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है नीचे, ठीक है, उसके नीचे एक बिंदु है, ठीक है, लेकिन बिंदु गोला है ना, ये खाली है। इसमें देखो गोला भरा हुआ है, इसमें भी गोला भरा हुआ है, इसमें भी गोला भरा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो x बराबर 0, तो इसमें x बराबर 3 है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। x बराबर 0 ये सही हो जाएगा, x बराबर 1 ये गलत हो जाएगा, x बराबर 2 ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके बराबर ये एकदम सही दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 भाग 8 प्रश्न यानी कि 2 टाइप्स हमारे पूरे हो गए। अब तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप किस प्रकार से है, 9 से 12 तक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति, यानी कि यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन फिगर, इस आकृति का भाग लुप्त है, यानी कि पैटर्न है वो एक भाग लुप्त है, तो पैटर्न कंप्लीशन वाला है। दी गई उत्तर आकृतियों 1 2 3 4 में से उस आकृति का चयन करें जो बिना अपनी दिशा बदले। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, सीधा निर्देश में लिखा हुआ है कि अपनी दिशा नहीं बदलनी है, कि आपको ये भाग ऐसे घुमा दिया ऐसे घुमा दिया, नहीं, घुमाना वगैरह नहीं है, सीधा आपको रखना है, ठीक है। तो वो कौन सा होगा ये आपको पता करना है। तो इस प्रकार से फिट बैठे कि आकृति का पैटर्न पूरा हो जाए, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है कि ये लाइन ऐसे दी हुई है, मतलब ऊपर वाली देखो, ये लाइन ऐसे दी हुई है, उसके बाद में ये ऐसे दी हुई है। अब लाइन ऐसे आएगी और इसके बाद में ऐसे आ रही है, तो नीचे लाइन नीचे होनी चाहिए। इसमें ये टेढ़ी है, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें इस तरह से दी, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें लाइन है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख भी सकते हो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे घुमाएंगे और एक ऐसे लाइन आएगी, तो इस तरह से ये पूरी आकृति बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, तो इसमें एक ऐसे लाइन है, ठीक है, और इसमें एक ऊपर ऐसे लाइन आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आकृति कौन सी बनी हुई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। पहली आकृति इसी तरह से है, यानी कि हो सकती है। दूसरी ये उल्टी दी है, यानी कि ये गलत होगी। तीसरे में भी ये उल्टी दी हुई है, यानी कि ये गलत हो जाएगी। और चौथे में ये सही नहीं दी हुई है, तो ये भी गलत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो कि आप लोग ऐसे देख सकते हो, ठीक है, यानी कि जो ये दोनों लाइनें हैं ना, ये मतलब कि बाहर की ओर टच हो रही है। इसमें भी दोनों बाहर की टच हो रही है, इसमें भी है दोनों बाहर की ओर टच हो रही है, यानी कि इसमें भी बाहर की ओर टच होगी। अब देखो, ये तो दोनों बाहर की ओर टच हो रही है, यानी कि ये सही हो सकता है। ये अंदर की ओर टच हो रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक होगी टच, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी अंदर की ओर हो रही है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें सिर्फ 2 ही लाइन है, मतलब कि कहीं पे टच नहीं हो रही, या फिर ऐसे रेक्टेंगल की तरफ, मतलब कि जो समकोण त्रिभुज होता है वैसे नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले ये दिया हुआ, कहाँ पे है, ये दिया हुआ, इसको क्या किया, जस्ट उल्टा किया और नीचे ऊपर गोला था तो नीचे त्रिभुज बना दिया। तो इसको भी हमें उल्टा करना है, तो इसको उल्टा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। 1 मिनट रुकिए, ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब इस तरह से आ गया। अब इसके नीचे ऊपर देखो गोला खाली है, तो नीचे भी गोला क्या आएगा, खाली आएगा। यहाँ पर भरा हुआ था तो यहाँ पर त्रिभुज आ गया, तो यहाँ पर नीचे ऊपर गोला खाली है तो नीचे त्रिभुज खाली आ जाएगा। त्रिभुज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर गोला था तो नीचे त्रिभुज आया, वो भी भरा हुआ गोला, तो यहाँ पर भी भरा हुआ त्रिभुज। यहाँ पर गोला खाली है तो यहाँ पर नीचे त्रिभुज भी खाली आएगा, तो इसमें त्रिभुज भरा हुआ, ये गलत हो जाएगा। इसमें गोला ये गलत हो जाएगा, इसमें भी गोला भरा हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें नीचे त्रिभुज है, यानी कि ये एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये देखिए, तो इसमें देखिए कि ये वाला और ये वाला दोनों एक तरह से सेम, पूरी तरह से सेम दिख रहे हैं। तो ये वाला और यहाँ पर जो आएगा ये भी दोनों सेम होने चाहिए। तो हमें देखना है कि कौन सा आंसर में ये ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए 2 गोले इस तरफ से होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ठीक है, और बीच में ऐसे। तो ये दोनों गोले इस तरह से है, यानी ये गलत हो जाएगा। ये सही हो सकता है, गोले भी खाली है, ये गोले भरे हुए हैं, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी गोले इस तरफ से दिए हुए, ऐसे नहीं दिए हुए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है,
आराम से हर कोई बंदा कर सकता है, ठीक है। इसमें 40 में से 40 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप ला सकते हो, ठीक है। इसमें गलत नहीं होने देना, कोशिश करना कि सारे के सारे क्वेश्चन गलत सही हो जाए, ठीक है। प्रश्न निर्देश पार्ट 4 है, ठीक है। 13 से 16 तक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियाँ दी हुई है, यहाँ पर 3 प्रश्न आकृतियाँ दी हुई है और चौथे की जगह पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, ठीक है। प्रश्न आकृतियों की एक निश्चित श्रृंखला है, श्रृंखला में दिया हुआ। अब देखो पहला कौन सा, ओड मैन आउट यानी कि भिन्न आकृति, दूसरा सेम फिगर यानी कि समान दृश्य, और तीसरा पैटर्न कंप्लीशन यानी कि पैटर्न को पूर्ण करना। अब क्या है, अब है पैटर्न सीरीज कंप्लीशन यानी कि श्रृंखला पूरी करना। तो अब चौथा प्रकार आ गया श्रृंखला। अब श्रृंखला में देखिए पहले एक लाइन थी और यहाँ पर एक ऐसे दिया हुआ। अब क्या किया, इस लाइन को, ये सीधी थी, अब इसको ऐसे घुमा दिया और 2 लाइनें बना दी, ठीक है। अब नीचे ये 2 लाइनें बन गई, अब इनको भी ऐसे घुमा दिया, 90 डिग्री घूम रहा है, पहले ऐसे था, उसके बाद में ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया, अब वापस से ऐसे घूम जाएगा, और अब 3 है तो अब कितनी लाइनें हो जाएगी, 4 लाइनें हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका मुंह किस तरफ से होगा, तो ऐसे घुमा तो ये नीचे आया, फिर इसके ऐसे आया तो अब ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे 4 लाइनें कौन से में दी हुई है, तो आप आराम से देख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए में 3 लाइनें गलत है, ऑप्शन बी में सीधी है तो ये भी गलत है, ऑप्शन डी में ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और लाइनें भी ज़्यादा है, 5 लाइनें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें 4 लाइनें हैं और एकदम सही दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। ये देखो पहले इस तरह से दिया हुआ, ठीक है, फिर थोड़ा सा घुमा दिया यानी कि यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे घुमा दिया यानी कि 45 डिग्री लगभग घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसको सीधा यहाँ पर घुमा दिया यानी कि अब 45 के बाद में अब सीधा यहाँ पर ऐसे देखोगे तो ये 90 डिग्री घूम गया, ठीक है। यानी कि पहले 45, उसके बाद में 90, अब आगे कितना घूमेगा, तो 45 90 45 दिया, 135 डिग्री घूमेगा। तो 135 डिग्री घूमेगा तो आपको पता है ये टोटल होता है, ये 180 का होता है। अब यहाँ पर इतना तो हो गया, अब हमें 135 डिग्री घुमाना है, तो यहाँ पर 90 हो गया ना। अब 90 के बाद में यहाँ पर इतना घुमाओगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद में 90 और घुमाओगे तो 135 हो जाएगा। यानी कि ये डंडा है, ये नीचे आना चाहिए, ठीक है, और इससे गोला होना चाहिए। तो देखो एक तो ये नीचे दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ठीक है, बाकी तो दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। पहला तो ये कर दो। अब देखो बीच में गोला है, उसको देखो, ठीक है, तो इसमें ये गोला, इसमें नीचे लाइन आ रही है। अब उसके बाद में ऐसे लाइन चली गई, ठीक है, उसके बाद में ऊपर चली गई। अब लाइन इस तरफ से आएगी यानी कि गोला और इस तरफ से लाइन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए है, इसमें तो इससे नहीं आ रही है, ऑप्शन 3 है, इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप सीधा डंडे को ना भी देखते, सीधा गोले को ही देख लेते तो भी आपका आंसर हो जाता। यानी कि पहले गोला ऐसे था, उसमें ऐसे दिया हुआ था, उसके बाद दूसरा गोला ऐसे दिया हुआ है, तीसरा गोला ऊपर दिया हुआ है। अब जो गोला आएगा वो इस तरफ से बनेगा, तो इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, ये सही हो जाता है और इसमें भी गलत है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, सिर्फ एक चीज़ को देखकर आप लोग पता कर सकते हो कि कौन सा राइट हो सकता है और कौन सा रॉन्ग होगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखो तो इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये एक ऊपर मतलब कि लाइन है और उसके ऊपर एक बिंदु है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा इसको खिसकाया, आगे किया और बीच में लेके आ गए। अब देखो पहले तो ऐसे मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद में सीधा यहाँ पर चला गया, ठीक है। अब कहाँ पे जाएगा, यानी कि पहले यहाँ तक आया था, मतलब ऐसे मान लो कि ये एक लाइन है, ऐसे आयत बना हुआ है, ठीक है। ये 0 पर है और यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25 है, ऐसे मान लो कि नंबर दिए हुए, ठीक है। ये 30 है, ये 35 है, ठीक है। अब पहले 0 पे खड़ा था, उसके बाद में 5 पे चला गया, उसके बाद में 5 से सीधा यहाँ पर आया गया, तो यहाँ पर कितने नंबर है, 15 नंबर है, अब सीधा 15 पे आ गया। यानी कि पहले 5 बढ़े, अब 10 बढ़े, उसके बाद अब कितने बढ़ेंगे, तो अब भाई
पहले 5 बढ़े, उसके बाद में 10, अब 15 बढ़ेंगे, तो 15 में 15 को जोड़ेंगे तो 30 आना चाहिए। यानी कि 30 किस स्थान पर है, यहाँ पे यानी कि ये डंडा यहाँ पर होना चाहिए। तो डंडा यहाँ पर किस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डंडा एक तो इसमें दिया हुआ है और एक इसमें दिया हुआ है, यानी कि ए और सी तो सीधा सीधा गलत हो गए। अब देखो लाइन, तो यहाँ पर एक बाहर थी तो यहाँ पर आ गई, ठीक है, यानी कि ऊपर थी तो इस साइड आ गई। अब नीचे है तो इस साइड लाइन आ जाएगी, तो इस साइड लाइन, इसमें तो रॉन्ग हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, ये एक गोला और एक लाइन और एक गोला, अब इसको क्या किया, वापस से सीधा कर दिया। पहले ये गोला उल्टा है, मतलब नीचे गोला और एक लाइन, इसमें क्या किया, एक गोला मतलब कि इसको उल्टा करके इसमें एक और जोड़ दिया साथ में, वापस से इसने अब ये स्थिति बन गई। अब इसको वापस से उल्टा कर दिया और ये एक जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये भी जोड़ दिया, दो जुड़ गए। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब ये तो सीधा हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ ये आकृति ऐसे, और ये एक ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब दो तो हो गए, अब एक और जुड़ेगा, तीन होने चाहिए ना, क्योंकि हर बार पहले एक जुड़ा, उसके बाद में एक और जुड़ा, दो जुड़ गए, अब तीन होने चाहिए। तो पहले ये जुड़ा था, अब इसके सामने ऐसे होना चाहिए, यानी कि टोटल मिला के 3 हाथ होने चाहिए, 2 पैर और 1 हाथ, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखो 4 दिए हुए, तो ये उल्टा भी है, पहली बात सीधा भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये सीधा है, इसमें 4 लाइन दी हुई है, यानी कि यहाँ पर तो 3 ही होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी 2 हाथ 2 पैर दिए हुए, लेकिन इसमें भी 2 सिर्फ पैर है और 1 हाथ है ऊपर वाला। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहले देखो एक्स्ट्रा लाइन कितनी आई, 1 आई, उसके बाद में 2 हो गई, अब कितनी होगी, अब 3 होगी, तो 3 लाइन, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और सिर्फ इसमें 3 है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर निर्देश पढ़ते हैं उसके बाद में। ठीक है, निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में किसी वर्ग का टुकड़ा या भाग दिया हुआ है, यानी कि पूरा वर्ग है, उसका टुकड़ा या आपको भाग कुछ दिया हुआ है। दी गई 4 उत्तर आकृतियों में 1 2 3 4 में से कोई एक भाग वर्ग का दूसरा टुकड़ा है, कोई दूसरा टुकड़ा है जो उसको पूरा कर सकता है, उस आकृति का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए, अब ये ऐसे दिया हुआ है तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ऐसे वर्ग बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आकृति कौन सी बन रही है, तो आप सीधा अगर वर्ग बनाओगे ना तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि ऐसे हम देखो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ऐसे आकृति दी हुई है। अब इसको पूरा करना, वर्ग ही बनाना है, तो क्या आप क्या करोगे, सीधा एक वर्ग बना लो। ठीक है, ये एक वर्ग बन गया। अब इसके साथ अगर ये लाइन ऐसे आ जाएगी, इसको सेम ऐसे कर दो। अब ये नीली वाली आकृति ये आपको कहाँ पे दिख रही है, यानी कि अंदर की ओर जा रहे हैं दोनों, ये दोनों बाहर की ओर आ रहे हैं, गलत हो जाएगा। ये भी बाहर की ओर आ रहे हैं, गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये पास पास में है, दोनों अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बीच में ये लाइन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 में भी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग बनाना है, तो यहाँ पर वर्ग आप बना सकते हो आराम से। ठीक है, सीधा आपको इस डंडी को जोड़ना है। ठीक है, इसको 1 मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, इसी डंडी को जोड़ना है, सिर्फ क्या करना, डंडी को जोड़ना। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इस डंडी को ऐसे जोड़ोगे तो ये जो आकृति बन रही है ये कहाँ पे बन रही है, ऐसी आकृति, इसको जोड़ोगे तो इसके अंदर जो ये आकृति बन रही है, ये आकृति कहाँ पे बन रही है, ऐसी आकृति देखनी है। तो यहाँ पर देखिए ये तो 1 मिनट रुकिए, ये जो है ना पतली वाली लाइन है, इसमें यहाँ पर जो लाइन है पतली, यहाँ पर मोटी दी हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर पतली है, सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। ऑप्शन सी में तो ऐसी कोई लाइन दी हुई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब 18 और 19 और 20 देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 19 में भी यहाँ पर लाइन टच करनी है, तो ये पूरा वर्ग बन जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ऐसी आकृति कहाँ पे बन रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है, और ये भी यहाँ पर देख लो ये भी नहीं है, यानी कि ये तीसरा नंबर है वो एकदम सही से दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले तो एक वर्ग बनाना है, यानी कि बाहर की ओर लाइन खींच दो। अब जो पट्टियाँ दी हुई अंदर उसके ऊपर ऊपर लाइन खींच दो, तो यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सॉरी ऐसे, ऐसी आकृति कहाँ पे बन रही है ये देख लो। मतलब कि कुछ भी नहीं करना, आपको सीधी लाइन खींचनी है, और जो कट किया हुआ है वो आकृति यहाँ तक की जो भी आकृति है वो आपको देखनी है। तो यहाँ पर इसमें ये एम की तरफ से लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर सीधी लाइन है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर सीधी लाइन है, लेकिन यहाँ पर ये कट किया हुआ है ऐसे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो, तो इसमें यहाँ पर जो लाइन ये दिया हुआ है ना, ये एक आयत की तरह है, लेकिन यहाँ पर एक तिरछा दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ मैं अभी बात बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर देखिए कि इस तरह से करोगे ना, तो ये देखो ये आकृति किस तरफ से तिरछी हो रही है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सीधा दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर देखो ये था, लेकिन यहाँ पर ये देखो ये तिरछी में जा रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये यहाँ पर बीच में एम टाइप से लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर एक सीधी रेखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, और इसको आप देखोगे तो आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए 21 से 24 नंबर तक, अब ये क्या कह रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखते हैं, एक मिनट रुकिए। निर्देश दिया हुआ है 21 से 24 तक, कितने तक, 21 से लेकर 24 तक। अब क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में तीन प्रश्न आकृतियों के बाद में चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्न चिन्ह है, ठीक है। पहली दो प्रश्न आकृतियों के परस्पर एक संबंध है, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन दोनों में होना चाहिए, यानी कि ये कौन से एनालॉजी जो चैप्टर है ना उससे क्वेश्चन संबंधित है, यानी कि जो पहले दो में रिलेशन है वही तीसरी और चौथी में भी रिलेशन होना चाहिए। तो वो चौथी में रिलेशन कौन सा होगा, तो वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले ये एक डंडा कह सकते हैं जिसको, ठीक है, ये मतलब कि लाइन और ऊपर ऐसे दिया हुआ है, तो ये पहले सीधा दिया हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। वैसे वैसे यहाँ पर ये दोनों दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो है, ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। अब यहाँ पर एक मिनट ध्यान देना कि जो यहाँ पर देखो ये डंडा है ना, ये एक है, तो यहाँ पर दो हो गए, ठीक है, यहाँ पर दो हो गए। लेकिन यहाँ पर देखो ये आयत अंदर दो है और बाहर जाकर एक आयत बन गया। वैसे वैसे यहाँ पर गोले है, ये नीचे दिया हुआ है, तो गोला है ना ऊपर जाके गोले तो दो बन जाएंगे, ठीक है, गोले दो बन जाएंगे। लेकिन जो ये दिया हुआ है ये एक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये दो है, तो ये तो सीधा गलत हो जाएगा। इसमें यहाँ पर एच की तरफ से ये डंडा नहीं दिया हुआ ऐसे, मतलब ऐसे इस तीसरे में नहीं दिया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। अब या तो बी ऑप्शन सही होगा या फिर डी होगा, तो बी और डी में कौन सा हो सकता है, यानी कि इसका ऐसे मुंह होगा या फिर ऐसे होगा, तो उसको देखते हैं। यानी कि पहले इसमें ऐसे है ना, तो अब इसको उल्टा करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए उल्टा करेंगे तो ऐसे आएगा, तो ये वाला ऑप्शन। अब देखो ये डंडा है ना, पहले इस चीज़ को समझो। यहाँ पर ये एक मिनट इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो ये ऐसे डंडा है, ये जब उल्टा हुआ, तो जब ये उल्टा होगा तो आपको पता है कि ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। लेकिन क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है तो ये भी इस तरफ जाएगा। लेकिन आंसर में क्या दिया हुआ, दो ऐसे दिए हुए, तो यानी कि इसका मुंह उल्टा कर दिया, यानी कि ऐसे कर दिया, ठीक है। वैसे वैसे ये ऐसे दिया हुआ है, यानी कि जब उल्टा होगा तो यहाँ पर कैसे आएगा, ऐसे आएगा। लेकिन इसको रखना कैसा, उल्टा करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे मान लो, थोड़ा सा सोचने वाला था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन
ज़्यादा भी हार्ड नहीं था, आराम से कर सकते हो। 25 नंबर तो बहुत ही सरल दिख रहा है। क्या होगा ध्यान से देखना कि ये क्रॉस है अंदर, तो इसमें क्रॉस हटा दिया, गोले वहीं पे है, ठीक है। तो इसमें प्लस है तो प्लस हटा दो, गोले वहीं पे रखो, तो ये गुणा वाला है, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये प्लस वाले दो आराम से ये एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्रॉस का निशान है, क्रॉस के निशान को हटा दिया, बिंदु वहीं पे है, गोले है छोटे से वो वहीं पे है, लेकिन बीच में गुणा वाला निशान हटा दिया। अब इसमें प्लस वाला निशान हटा दो, तो एक बिंदु यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले एक लाइन दिया हुआ, एक लाइन और एक तीर, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, इसको ऐसे ही रखा है और इसकी जगह इसका जस्ट उल्टा ऊपर भी कर दिया, वैसे वैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसको तो ऐसे ही रखना है, इसको तो ऐसे ही रखना है, इसके सामने सामने एक ऐसे और बना देना, एक और ऐसे बना देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे, मतलब कि किस में, एक मिनट रुकिएगा, कि पहले ऐसे दिया हुआ, तो इसके सामने सामने इसका उल्टा बनाना है, यानी कि यहाँ पर ऐसा। अब ऐसा किस में दिया हुआ, तो ये टेढ़ा दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा, ये भी टेढ़ा दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये सीधा है, तो ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसको मतलब कि उल्टा करना था मैंने, सॉरी उल्टा नहीं किया, एक मिनट रुकिएगा, कि ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है, तो इसको हम उल्टा करेंगे, तो यहाँ पर एक डंडी आएगी और इसको ऐसे उल्टा कर देना, ठीक है। बाकी आप सीधा अगर देखोगे ना, अंदर भी नहीं जाओगे ना, तो ये चीज़ तो है, ये टेढ़ा है, इसको ये ऐसे ही रखने दिया और इसका जस्ट उल्टा ऐसे किया, यानी कि इसको सीधा तो नहीं किया कि आप ऐसे ऐसे हो जाओ, ऐसे तो नहीं किया, यानी कि इसको टेढ़ा है तो ये टेढ़ा ही रहा है, तो ये सीधा है तो ये सीधा ही रहेगा, तो ये दोनों ऑप्शन टेढ़े हैं, ये भी टेढ़े है, ये भी टेढ़े है, तो ये ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब ये देखिए 24 नंबर, ये यहाँ पर बाहर पंचभुज है, ठीक है, और यहाँ पर एक और दिया हुआ है, तो इन दोनों को क्या किया, मिला दिया। तो मिलाएंगे तो ऐसे देखो कि एक मिनट, ठीक है, ऐसे मिला दिया। अब ये था और दूसरा वाला क्या था, यहाँ पे ऐसे मिला दिया, ठीक है, ऐसे मिला दिया, यानी कि दोनों मिल रहे हैं आपस में, तो ये हो गया मिला दिया, तो ऐसा बन गया। और ऐसा बन गया मतलब कि अब बीच वाली डंडी किसी काम की नहीं है, अब बीच वाली ये पूरी तरह से मिल चुका है, यानी कि ये एक ऐसा सीधा बन गया और इसमें ये आ गया। अब इसमें तो ये सीधा बन रहा है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, इसको टेढ़ा करके दिया हुआ है, यानी ऐसे दिया हुआ है, ये टेढ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, टेढ़ा कर दिया। अब पहले तो इन त्रिभुज जो इसमें दिया हुआ है इसमें मिलाओ कि पहले तो ऐसे कौन सा बन रहा है और ये कहाँ पे आएगा। तो ये देखो कि ये दोनों त्रिभुज है ये वाले, तो ये तो ऐसे कर दो कि ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे कर दो, ठीक है, ये दोनों आ गए। अब ये जो राइट साइड में है ना, ये इनके बीच में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा तो अभी बता देते हैं। ये देखो ये इनके दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। अब ये बीच में ये ऐसे, यानी क्या बन रहा है, तो ये एक आकृति ऐसी बन रही है, ऐसी बना के ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ पर है। अब पहले वाला सीधा बन रहा था, ठीक है, और गोला यहाँ पे था, उसको टेढ़ा किया था, तो इसको भी ऐसे टेढ़ा करेंगे, तो ये बड़ा वाला भाग ऐसे चला जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे, और गोला यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, अब देखो बीच में ना ये डंडियाँ नहीं है, ये दोनों को मिलाया तो ये डंडियाँ नहीं है, तो यहाँ पर भी ये डंडियाँ नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों सीधे गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला भाग देखिए, छठा नंबर, 7वां नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक मिनट, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 से 28 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई उत्तर आकृतियों में से
एक ऐसी आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति का दर्पण बना हो, यानी कि मिरर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मिरर में आपको पता है जिस साइड मिरर होता है उसी साइड का जस्ट उल्टा करना है। अब मिरर अगर ऊपर है ना तो ऐसे उल्टा करना होगा। ठीक है, जिस साइड मिरर है ना वही। अब देखो इसमें डी पास में है तो यहाँ पर भी डी पास में दिखेगा। अब पास में कैसे दिखेगा, तो डी उल्टा दिखेगा, यानी कि ऐसे दिखेगा। ठीक है, ए है, ए तो सीधा का सीधा ही रहेगा, उल्टा तो होगा नहीं, उसी तरह दिखेगा। ई है तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और आर है, ये भी ऐसे उल्टा हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे देख लो। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एक ए ऐसा शब्द है जो मतलब सेम ही रहता है। ए है, काफ़ी ऐसे शब्द है जो सेम ही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ए है वो सेम ही रहता है, भले दर्पण इस साइड हो चाहे इस साइड हो। अगर नीचे है या ऊपर है तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन इस साइड हो चाहे इस साइड हो, ए तो एक ही तरह ही रहेगा। तो अगर आप सीधा ए को देखते हो ना तो भी सही करते हो, यानी कि यहाँ पर ए उल्टा हो जाएगा, उल्टा नहीं होगा। अगर यहाँ पे होता तो उल्टा होता, तो ये गलत होता। ये तो ऐसे अक्सर ऐसे दिए हुए हैं, लेकिन ये सीधे दिए हुए तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो ए तीसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर ए पास से दूसरे नंबर पर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो चौथा नंबर एकदम सही हो जाएगा। और चौथा ऐसा भी दिख रहा है DAER, यानी कि चौथा एकदम राइट हो जाएगा। इसमें देखिए, तो इसमें ऐसे कर दो। ठीक है, उसके बाद में ऐसे कर दो, तो यहाँ पर देखिए ये तो ऐसे गलत हो जाएगा, ये भी ऐसे दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है। ये तीनों सीधे गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 और 28। ठीक है, यहाँ पर 25 और 27 कर लिया, अब 26 और 28 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दर्पण है, तो पहले ये लाइन ऐसे दी हुई है ना, तो अब इसके पास में भी ऐसे लाइन आ जाएगी। ठीक है, बाद में त्रिभुज, तो त्रिभुज की तरह रहेगा। अब ये ऐसे है, तो यहाँ पर ये पास में आ जाएगा, और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ पर ये दो तो होंगे नहीं पास में, और ऊपर वाला सीधा देख सकते हो, तो ऊपर वाला एक डंडी देख सकते हो, पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये तो ऐसे आकृति तो ऑप्शन नंबर डी में बन रही है, आपको दिख रहा है सीधा सीधा। लेकिन आप सीधा ही अगर एक देखते ना, ये चीज़ ऊपर वाली ऐसे दिख रही है, तो इसके विपरीत होगी, तो ये ऊपर ऐसे होना चाहिए। तो इसमें ऊपर है नहीं, इसमें भी ऊपर ऐसे नहीं है, इसमें उल्टा दिया हुआ, इसमें सीधा है, तो बस ये देखते ही सही हो जाता, पूरा बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये बिंदु यहाँ पर है, तो इसके पास में होना चाहिए, यानी कि बिंदु पूरे वर्ग में इस तरफ से होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी दूर दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें नीचे दिया, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा है, सॉरी दूसरा है, वो आपका एकदम सही हो जाएगा। सिर्फ बिंदु को देखने से ही पता चल जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए 29 से 32, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियाँ दी हुई है, 1 2 3 4। आपको इन 4 आकृतियों में से उस आकृति को चुनना है जिसमें से प्रश्न सन्निहित है, यानी कि एम्बेड्ड फिगर कहते हैं या फिर हाइडन फिगर कहते हैं, वो आपको देखना है। तो इस तरह से आकृति कौन से में दिख रही है, तो ये तो भाई गलत हो जाएगा, इसमें किसी रूप में नहीं दिख रही है, इसमें भी नहीं दिख रही है क्योंकि ऐसा नहीं दिया हुआ, इसमें भी नहीं दिख रही है। तो ये चौथा ऑप्शन है, इसमें दिख रही है। कैसे दिख रही है, तो ये ऐसे ऐसे इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इसमें दिया हुआ है चौथी आकृति में, तो ये सही हो जाएगा। अब ये देखो इसमें कौन सा सही हो सकता है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ये बीच वाली तो ऐसे आ जाएगी, लेकिन ये त्रिभुज है, ये ऐसे नहीं आएंगे, ये पूरा बड़ा दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो तो इसमें तो ये एक लाइन हो जाएगी, यहाँ से इतना ये भी हो जाएगा। इसमें ये त्रिभुज भी है, ऐसे भी त्रिभुज दिया हुआ है, यानी कि ये सही हो सकती है। बाकी ये देख लो, इसमें कोई सीधी लाइन नहीं है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ऐसे त्रिभुज नहीं दिया हुआ है पास में, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो टेढ़ा दिया हुआ है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर देख लो, ये ऐसे, ये डंडी और ऊपर से ये थोड़ा सा, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 30 नंबर में दूसरा ऑप्शन आपका एकदम
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हमने किए है तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो रहे हैं सारे के सारे, बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आप अगर अब पीछे 28 दिन टोटल थे ना, तो उसमें से सारे के सारे दिन अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करते हो ना तो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। क्लास होती है आपको पता है 6 बजे, हर दिन शाम को 6 बजे नवोदय क्लासेस 2020 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर होती है। तो अगर वहाँ पर आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब करके रखना, आपको सीधा नोटिफिकेशन आएगा कि क्लास स्टार्ट हो गई है, आप ज्वाइन हो जाओ। तो बस उतना ही करना है। और पीछे ठीक है, सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा तो वहाँ पर दबा के रख देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये आकृति किस रूप में है, तो ये तो गलत, सीधी गलत दिख रही है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। इसको देख सकते हैं चौथी आकृति में, यानी कि ये किस तरह से हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद में ऐसे दिया हुआ। ये आकृति चौथी आकृति में एकदम सही तरह से दिख रही है। ठीक है, अब ये देखिए 30 हो गए, 31 हो गए, अब 32 नंबर देखते हैं। तो इसमें देखिए कि आपको ऐसे डंडी दी हुई है और ऊपर एक लाइन है, तो इसमें ये ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऊपर थोड़ी सी लाइन भी चली जा रही है और नीचे ऐसे आ जाएगा और ऐसे हो जाएगा, यानी ये सही हो सकता है। ये तो लाइन तो विपरीत दिशा में जा रही है, इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन ये इस तरफ से जा रही है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ऊपर कोई डंडी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ये ऊपर डंडी है लेकिन यहाँ पर ऐसे लंबी लाइन नहीं है, उसकी डंडी के बाद में थोड़ी सी लंबी लाइन है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए, 1 मिनट रुकिए, 9वां भाग है मानसिक योग्यता का, 33 से 36 तक। निम्नलिखित में से प्रश्न में एक कागज़ के टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा और काटा गया। पहले मोड़ा है, उसके बाद में काटा गया है। और उत्तर आकृति में ऐसी आकृति चयन करें जो आकृति कागज़ काटने पर पंच खोलने के बाद में दिखाई दे। यानी पहले कागज़ को मोड़कर उसको काट दिया, अब जब खोलेंगे तो वापस कैसे देखेंगे। तो इस चीज़ में एक ध्यान रखना कि पहले ऐसे बंद किया, उसके बाद में ऐसे बंद किया, तो अब खुलेगा ना तो वापस पहले ये वाला खुलेगा, उसके बाद में ऐसे खुलेगा। ठीक है, जो लास्ट समय हमने बंद किया है वही पहले खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अंत में पहले तो इसको ऐसे कर दिया, उसके बाद में इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर ये आ गया, तो एक तो इसमें गोला दिया हुआ है, तो यानी कि इसमें भी नीचे गोला आ जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और क्या दिया हुआ है, और चीज़ दी हुई है कि ये थोड़ा सा कट किया हुआ है। अब ये कट किया हुआ है तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखो, इसको खोलेंगे ना तो ये एक ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक तो गोला अंदर आ जाएगा, उसके बाद में ये कट किया हुआ ना तो यहाँ पर भी कट आ जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे अब वापस ये इतना हो गया, अब इसको वापस ऐसे खोलेंगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक ऐसे हो जाएगा। अब देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कि ये 2 गोले हैं तो 2 तो गोले यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, और ये आधा आधा है तो यहाँ पर ऐसे आधा और यहाँ पर भी ऐसे आधा पूरा हो जाएगा। तो यानी कि एक तो गोला अंदर होगा और 4 गोले बाहर होंगे। तो इसमें 3 गोले गलत, इसमें 2 गोले गलत, इसमें 3 गोले गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें इतना भी अंदर नहीं जाते, ठीक है, वैसे पूरा आंसर तो यही होगा, इतना भी अंदर नहीं जाते, थोड़ा सा ही आपको देखना है। तो इसमें एक गोला है तो यहाँ पर भी एक गोला आएगा, जब इसको पूरे को खोलेंगे तो 4 गोले और आएंगे, यानी कि कम से कम 4 गोले होने चाहिए। तो इसमें 3 ही है, गलत है, इसमें भी 2 ही है, गलत है, इसमें 3 गोले गलत है, तो इसमें 4 पास में ये दिए हुए है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब छोटी सी चीज़ देकर आप पूरा कर सकते हो। बाकी अगर पूरा आंसर निकालना है तो पूरा देख सकते हो आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये पूरा वर्ग है, इसको ऐसे मोड़ दिया, त्रिभुज बना दिया। अब इस त्रिभुज को भी ऐसे बना दिया। अब इसको वापस से खोलेंगे तो किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज ऐसे पूरा बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए, पहले तो ये अंदर की, मतलब कि यहाँ पर देखिए ये ऊपर जाएगा ना तो थोड़ा सा ये अंदर आएगा, क्योंकि ये वाला है ना, तो ये थोड़ा सा अंदर आएगा, ऐसे हो जाएगा।
ठीक है। और ये होगा, ये पूरा भर जाएगा, मतलब कि ये टेढ़ी ऐसे, मतलब कि ये दिया हुआ ना, अब ये ऐसे पूरा हो जाएगा। वैसे वैसे यहाँ पर दो अलग अलग आधे आधे दिए हुए हैं, तो जब ये पूरा ऐसे खुलेगा ना वापस से पहले वाले आकृति में, तो ये दोनों ऐसे पूरे हो जाएंगे, और यहाँ पर एक ऐसा दिखेगा और यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा। तो इसमें किस तरह से दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में तो कुछ नहीं होगा, सीधा सही है, गलत हो जाएगा। इसमें भी ये देखो, इसमें यहाँ पर ये टेढ़े दिए हुए, ये सीधा अगर नहीं, यहाँ पर ऐसे सीधा होता ना तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता, लेकिन ये टेढ़े दिए हुए, तो ये तिरछे है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें से सीधी लाइन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 34 नंबर। पहले इसको ऐसे मोड़ दिया, वापस से इसको ऐसे मोड़ दिया, अब ऊपर और नीचे काटा है। अब देखो ये त्रिभुज, यहाँ पर देखो इसमें ऐसा त्रिभुज बन रहा था, यहाँ पर देखो इस तरह से त्रिभुज बन रहा था। कैसे बन रहा था, ऐसे। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये नीचे वाला थोड़ा सा काट दिया और ऊपर वाला भी ये काट दिया। अब इस तरह से आ गया, क्या हो गया, अब इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया। अब ये खुलेगा तो वापस भी, मतलब कि खुलेगा तो किस तरह से होगा, तो नीचे तो ये कट है, ये वे इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसे भी आ जाएगा, यानी नीचे छोटा सा कट रहेगा। अब ये लाइन देखो, ये लाइन अंदर क्या दिया हुआ है, ऐसे दी हुई है, तो खुलेगा तो ये ऐसे बनेगा अंदर पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर लाइनें भी क्रॉस में होगी और नीचे थोड़ा सा कट भी होगा, क्या होगा, थोड़ा सा कट भी होगा। तो यहाँ पर तो ज़्यादा कट हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें यहाँ पर ये लंबा कट हो रहा है, ऊपर छोटा कट हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ये प्लस का निशान है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये क्रॉस का निशान और पास में छोटा सा कट हो जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे सेम का सेम यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो नीचे नहीं कट किया, सिर्फ ऊपर कट किया है, तो ऊपर कट किया है तो यहाँ पर भी ऊपर ही, चारों दोनों तरफ ऊपर ही कट होगा, नीचे नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे तो, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऐसे त्रिभुज बना हुआ। अब इसको खोलेंगे तो ये एक ऐसे हो जाएगा और इसके थोड़े से नीचे थोड़ा सा कट हो जाएगा, यानी कि ये वाला जब ऐसे खुलेगा ना तो यहाँ पर भी कट लगेगा, और ये वापस, मतलब कि यहाँ पर मतलब कि ऐसे वापस खुलेगा तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि साइड में दो कट होने चाहिए, एक यहाँ और एक यहाँ, बाकी तो कहीं पे दिख नहीं रहे। ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, ऐसे कटा हुआ, ऐसे कटा हुआ, लेकिन यहाँ पर सीधा ऐसे नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो सीधा गलत दिख रहा है, इसमें कोई लाइनिंग वगैरह बीच में क्रॉस भी नहीं है, और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 10वां भाग है, लास्ट है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, तो इसको देखिए, अब देखो मेंटल एबिलिटी का लास्ट पार्ट रहा है, पहले निर्देश पढ़ते हैं उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, 37 से 40 तक क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक आकृति और 4 उत्तर आकृतियाँ, 1 2 3 4। प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये टुकड़े दिए हुए, इनसे कौन सी आकृति यहाँ पर बनाई जा सकती है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर आप छोटी छोटी चीज़ें देखोगे तो उससे पता चल जाएगा। अब देखो क्या है कि सबसे पहले देखो इसमें एक छोटा सा त्रिभुज है, एक मिनट रुकिए, हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज है, इसमें कहीं पे छोटा त्रिभुज नहीं दिया हुआ, यानी कि ये तो सीधा गलत हो जाएगा। इसमें भी कहीं छोटा त्रिभुज नहीं दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें एक तो ये ऊपर दिया हुआ है और इसमें एक ऐसे दिया हुआ है, यानी कि ये इन दोनों में से सही हो सकते हैं। लेकिन आप देखोगे ना तो यहाँ पर देखो कि जो, एक मिनट रुकिए, अब देखो ये कैसा है, समबाहु। समबाहु मतलब इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि इक्वल है, साइड है वो इक्वल है सबकी। तो यहाँ पर देखो इसमें भी इक्वल साइड दिख रही है, यानी कि ये सही हो सकता है। इसमें देखो कि ये देखो ये ऐसे बड़ी आ रही है, उसके बाद में ये थोड़ी सी छोटी है और ये वापस से उसमें बराबर है, यानी कि ये दो भुजाएं तो बड़ी है लेकिन एक छोटी है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अब आगे देखिए 37 में, 37 हो गया। अब 39 को देख लेते हैं पहले और उसके बाद में उसको देख लेंगे 38 और 40। अब देखो एक तो त्रिभुज है, एक ऐसा पंचभुज है, और एक वर्ग है और एक आयत है। तो अब देखो वर्ग और आयत बनाने भी है और एक ट्रायंगल भी देना है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें से एक आकृति में ही घुमा रहा है, तो वैसे तो घुमाना नहीं है, इसमें भी ट्रायंगल अंदर बना रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो त्रिभुज इसके अंदर ही बना रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये देखो दूसरा नंबर हो, अब देखो पहले ये एक मिनट रुकिए, इस त्रिभुज को लेते हैं तो ये त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में ये छोटा आयत है, ये इसके जस्ट पास में दिया हुआ है, तो ये छोटा आयत भी आ गया। अब ये वाला है ना, ये जस्ट इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ पर रख दिया है, तो यहाँ पर हो गया ऐसे। और नीचे ये आयत है, ये नीचे ऐसा सीधा करके नीचे दे दिया, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 38 और 40। ठीक है, 38 और 40। 38 में देखिए, 38 में क्या हो सकता है भाई, 38 में यही देख लो, इसको देख लो कॉमन, यानी कि पहले ऐसे 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 ऐसी आकृति किस में दी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें एक ये छोटा सा त्रिभुज है, ये अलग दिया हुआ है। एक मिनट रुकिए, हाँ ये आयत है, इसमें वर्ग छोटा सा बन रहा है ना, ये अलग दिया हुआ है, एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके साथ में देखो तो ये देखो ये एक लाइन है और इसमें ऐसे घुमा के आ रहा है, यानी ये ऐसे लाइन है, उसमें ऐसे घुमा के आ रहा है, लेकिन सीधी लाइन नहीं है। क्या नहीं है? सीधी लाइन नहीं है, ऐसे लाइन है, उसके बाद में ऐसे घुमा के आ रहा है, ये यहाँ पर सीधी लाइन नहीं है ऐसे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये सही लग रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पर ऐसे बन रहा है, लेकिन ये लंबा जा रहा है, लेकिन ये तो हमारा सिर्फ छोटा सा ही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाए। अब पीछे ऑप्शन नंबर बी बचा है, तो बी में देखो इसको जस्ट उल्टा कर दिया, यानी कि ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसके पास में ये है, तो इसके जस्ट पास में जो ये आकृति दिख रही है, ये वाली ले ली, ठीक है। और यहाँ पर ये आकृति दिख रही है, ये वाली ये ले ली, और ये नीचे वाले आकृति ये त्रिभुज ये रहा। तो सारों को मिलाकर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, इसमें एक आयत है, एक वर्ग है, और दो, एक तो पतला त्रिभुज है, एक रेक्टेंगल है यानी कि 90 डिग्री वाला, और एक ऐसा बड़ा पंचभुज है। तो इसमें इसको देखना है कि ये पांचों कहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि इसमें है ना, ये त्रिभुज है, इसमें ये आयत नहीं आ रहा है, कहीं पे भी आयत नहीं आ रहा है। ये लंबा वाला आयत है ना, ये वाला, ये इस आकृति में पहले में नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो तो इसमें ये पतला वाला त्रिभुज है ना, ये नहीं है, दोनों रेक्टेंगल दिए हुए यहाँ, ये भी है और ये भी दोनों रेक्टेंगल 90 डिग्री वाले दिए हुए, यानी कि पतला वाला इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा देख लो, ये वर्ग दिया हुआ है, उसके अंदर एक लाइन दी हुई है क्रॉस वाला, यानी त्रिभुज कहीं भी बनाया हुआ है, लेकिन वर्ग तो सीधा है, सिंपल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये देखो ये चौथा सही है या नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ये वर्ग है, तो ये वाला वर्ग हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में ये आयत है, तो ये आयत यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद में ये पतला है, तो ये पतला अंदर वाला बीच वाला बन रहा है। उसके बाद में ये एक 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री वाला कोण यहाँ पर बन रहा है ऐसे, यहाँ पर देख सकते हो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और ये बड़ा वाला पंचभुज है, इसको टेढ़ा करके यहाँ पे रख दिया, यानी कि चौथा ऑप्शन है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा मेंटल एबिलिटी का कोर्स पूरा होगा, मतलब मेंटल एबिलिटी इस टेस्ट में पूरी हो गई, ठीक है। अब आपको लिखना है कि आपको मेंटल एबिलिटी में कितने नंबर आए 40 में से, कमेंट करके सबको बताना है, ताकि
मुझे बाद में पता चल सके कि कमेंट कौन कौन वीडियो देख रहा था, कौन कौन क्लास नहीं देख रहा था। ठीक है, आप अपने नंबर कमेंट करके बता देना। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और हिंदी वाले पैसेज नहीं देख रहे हैं तो वो सिर्फ अपना नाम लिख के यहाँ पर मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के नंबर बता देना कि हम 60 में से इतने नंबर आए। ठीक है, अब देखो गणित को देखते हैं। ठीक है, मैथ्स। अब मैथ्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि कोई संख्या ये दी हुई है, यहाँ पर अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है कि एक नंबर दिया हुआ है, उसमें डिजिट है 6 और 9, उनको आपस में इंटरचेंज करना है। आपस में इंटरचेंज का मतलब एक दूसरे की जगह चेंज करनी है। तो वहाँ पर जगह चेंज करने के बाद में उनमें अंतर क्या होगा। तो पहले तो ये मतलब कि सिंपल ये संख्या दी हुई है तो यहाँ पर लिख लो क्या दिया हुआ है 36,490। अब यहाँ पर 6 की जगह 9 लिखना है और 9 की जगह 6 को लिखना है। तो यहाँ पर 3, 6 की जगह 9 को लिखेंगे 9, फिर 4, फिर 9 की जगह 6 को लिखेंगे तो 6 और 0। अब इन दोनों को घटाना है, अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 0 में से 0 को घटाएंगे 0, फिर 16 में से 9 को घटाएंगे 7, यहाँ पर 13 बचेंगे, 13 में से 4 गया 9, फिर यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 6 गए 2, यहाँ पर 2970। 2970 कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में आपको बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, वह छोटी से छोटी विषम संख्या जो इन अंकों से बनाई जा सकती हो। विषम संख्या देखनी है तो विषम संख्या में आपको पता है कि पीछे वाले इकाई का अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर 4 है, उसमें तो ये दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। अब छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो पहले छोटा अंक, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा। तो आपको पता है इसमें सबसे छोटा अंक क्या है, 0 है, तो 0 को तो दूसरे स्थान पर लेना है। तो 0 से बड़ा कौन है, 1 है, तो पहले 1 आएगा, उसके बाद में 0, उसके बाद में 3, 4 और 5, और पीछे वाला अंक भी विषम है तो ये विषम संख्या बन जाएगी, यानी कि 10,345। तो 10,345 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, इसको करना है सोल्व, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2/3 गुणा 12 प्लस 1/3 गुणा 12। अब देखो ये प्लस का निशान है, उससे पहले इन दोनों को सोल्व करना है, इसको भी करना है, इसको भी। तो ये 3 से 12 कटेगा 4 बार, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, प्लस यहाँ पर गुणा को सोल्व करेंगे तो 3 से 12 कटेगा 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, तो 8 और 4 कितना हो जाएंगे 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले का तो 2970 यानी कि ये, दूसरे का ए ऑप्शन, तीसरे का 12 हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। किसी धन का 1/5 है, 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है, यानी कि x है, x का 1/5 यानी कि x/5 भाग है वो x/7, इससे 5 अधिक है, यानी कि दोनों को घटाओगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पर 20 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो दोनों का लसब लेंगे तो 35 आएगा, और ऊपर यहाँ पर 35 में 5 का भाग देंगे तो 7x माइनस यहाँ पर 5x बराबर 20। अब देखो 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2x बराबर 35 बराबर 20। अब यहाँ पर 35 है, भाग में इधर आते गुणा में, तो 2x बराबर 20 गुणा 35। अब x का मान ज्ञात करना तो 2 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 भाग में आ गया। 2 से 20 कटेगा 10 बार, 10 को 35 से गुणा करेंगे तो 350, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन 350। वैसे धन कितना है 350 है, और 350 का 5वां भाग कौन सा होगा, 5वां भाग होगा 70, और 7वां भाग कौन सा होगा 50। और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 20 आ रहा है, तो 20 अधिक है। 7वें भाग से 50 से 70 है वो 20 अधिक है, तो बी मतलब कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, गुणा करनी सिंपल, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर आराम से देख लीजिए। ठीक है, ये देखो इनको गुणा करनी है, तो क्या क्या दिया हुआ है, तो 0.4 गुणा
0.04 गुणा 0.004। ठीक है, अब 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64। पहली बात तो यहाँ पर 64 तो आ गया, कितना आ गया, 64 आ गया, ये 64 तो आ गया यहाँ पर। अब देखो पॉइंट कितने अंकों के बाद है, तो इसमें 3 अंकों के बाद इसमें पॉइंट है, इसमें 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इसमें 1, तो 3 और 3 6 अंकों के बाद में पॉइंट है। तो यहाँ पर 64 तो सिर्फ 2 अंक है, 4 अंक और लेने तो 4 आगे 0 लगा लो, तो 1 2 3 4 0 लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद में 6 अंक होने चाहिए, तो 2 4 0 और 64। तो इसमें देखिए पॉइंट के बाद टोटल 4 अंक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी 3 0 है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ पॉइंट के बाद में 6 अंक है। ठीक है, तो सीधा आप पॉइंट का काउंट करते हैं, यहाँ पर पॉइंट 2 है, उसके बाद में यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 3 और 2 5, 5 और 1 6, इसमें पॉइंट के बाद 6 अंक नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन सीधा सही हो जाता है आपका। आगे देखिए कि 3 व्यक्ति है, 3 रुपये, 5.25 रुपये और 6.75 रुपये के कुछ संतरे खरीदे। संतरे की अधिकतम कीमत कितनी हो सकती है, तो आपको ये अधिकतम कीमत बतानी है, यानी कि अधिकतम का मतलब एलसीएम एचसीएफ लेना है, मैसेफ लेना है। ठीक है, तो आप देखोगे ऑप्शन सारे किस में, ऑप्शन सारे के सारे पैसे में, तो हमें पहले पैसे में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 रुपये, तो 3 को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 300 पैसे हो जाएंगे, 5.25 है तो इसके 525 हो जाएंगे। अब देखो 1 रुपये में 100 पैसे होता है, तो सबको 100 से गुणा कर दो, तो 3 को 100 से करेंगे तो 300, 525 को करेंगे तो 525 और 675 को करेंगे तो 675। अब आप देख लो इनका एचसीएफ निकालना है, तो सीधा एचसीएफ ज्ञात कर दो। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले 300 का ज्ञात करते हैं, 2 का भाग देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 150, फिर से 2 का भाग देंगे तो 75, अब 3 का भाग देंगे तो 25, फिर 5 का भाग देंगे तो 5, फिर 5 का भाग देंगे तो 1। उसके बाद में किसका ज्ञात करना है, 525 का ज्ञात करना है, तो 525। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 3 का दे दो, तो 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 7 या 21, 1 बचेगा, 5 या 15, 175। फिर से 3 का भाग देंगे, अब 3 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 7 5 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, तो 3 का भाग नहीं जा रहा है। अब 5 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 5 या 15, 2 बचेगा और 5 और 7 35। ठीक है, 35 आ गया। अब वापस से 5 का भाग देंगे तो 7 आएगा, इसमें 7 का देंगे तो 1 आएगा। उसके बाद में देख लो 675 है, यहाँ पर 675। ठीक है, इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 5 या 15। अब 3 का भाग देंगे वापस से, तो यहाँ पर देखिए 7 या 21, 1 बचेगा 5 या 15। वापस से 3 का भाग देंगे तो 25। अब 5 का भाग देंगे तो 1, फिर से 5 का भाग देंगे, सॉरी यहाँ पर 5, फिर से 5 का भाग देंगे तो 1। अब कहने का मतलब क्या है, आपको कॉमन देखना है कि सब में कॉमन कितने हैं। तो यहाँ पर देखो 2 का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि इनमें कॉमन है नहीं। एक तो 3 देख लो, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी एक 3 कॉमन है और इसमें भी एक 3 कॉमन है, यानी कि 3 गुणा, उसके बाद में एक 5 यहाँ पर है, इसमें भी एक 5 है और इसमें भी एक 5 है, तो इसमें गुणा 5 गुणा, इसके बाद में यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ गुणा 5। उसके बाद में 7 इसमें है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है, तो यहाँ पर इतना ही आएगा। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 या 75, यानी कि 75 पैसे अधिकतम कीमत हो सकती है। यानी कि जब भी अधिकतम कीमत या अधिकतम लंबाई कितनी होगी, जैसे कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई ये दी है, इसमें सबसे अधिकतम कितनी लकड़ी आ सकती है, तो अधिकतम मतलब कि उनका लहसे पे लेना। ठीक है, यानी कि यहाँ तीनों दिया हुआ है, इनकी अधिकतम प्राइस कितनी हो सकती है, तो लहसे पे लेना। ठीक है, तो वो चीज़ आपको करनी है, तो इसके में कितना आ जाएगा, 75 पैसे आ जाएगा। अब आगे देखिए 60 और 72 के मैसे और लैसे का गुणनफल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो दोनों संख्याओं के योग के बराबर में तो नहीं होगा क्योंकि सीधा पूछा है गुणनफल किसके बराबर में होगा, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट। क्वेश्चन में ही आंसर पूछा गया है, यानी कि दोनों का लैसे और मैसे है,
उनका गुणनफल आपस में दोनों को गुणा करेंगे तो किसी के बराबर में होगा। तो आपने एक रिलेशन वाला मैंने पढ़ाया था ना कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर होगा, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट हो जाएगा। अब देखो 3 बजे 3:30 के 2 घंटे 30 मिनट बाद में क्या समय होगा, तो 2 घंटे 30 मिनट जोड़ दो। तो इसमें 30 मिनट जोड़ेंगे तो 60 मिनट और 5:60 यानी कि 6 बज गई। तो यानी कि 6 बजे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बस आपको समय पूछा है। अब देखो समय भी नहीं ज्ञात करना आता तो काफ़ी मुश्किल है। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, तो मैंने क्या कहा था 7, 14, 21, देखिए कितना आ गया था 7, 14, 21, 28 और 35, यानी कि आपको 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछा है ना, तो ये आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, सब अगर क्रम में है ना, सारे क्रम में यानी कि सारों का बीच में अंतर है वो समान है सबका, यानी कि सब में 7-7 का अंतर आ रहा है। अब आपको औसत पूछा है तो औसत में मैंने आपको क्या कहा था, बीच वाली संख्या होती है। तो ये दोनों संख्याएं छोड़ दो, ये भी दोनों संख्या छोड़ दो, तो बीच वाली कौन सी है 21 है। तो इसका ऑप्शन उत्तर है वो 21 एकदम सही होना चाहिए। लेकिन शर्त एक होनी चाहिए कि सबकी संख्याओं के बीच में अंतर है वो समान होना चाहिए। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो औसत का फॉर्मूला क्या, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 7 के प्रथम गुणज कितने हैं, 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 28 और 35। सबसे पहले इनका योग करो तो 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, हासिल 2, 2 और 3 5, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 105 आ रहा है। 105 राशियों का योग 105 बटे राशियों की संख्या कितनी, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर पूछा हुआ 5 गुणज है बटे 5, 5 भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यानी कि 21 आ रहा है। कैसे भी करोगा आपका आंसर है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो 49 नंबर भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब देखते हैं 50 नंबर में। देखो किसी रस्सी के 4 टुकड़ों की माप दी हुई है, ये 35, 40, 65 तथा 80। रस्सी की औसत लंबाई क्या है, वापस से औसत ज्ञात करना है। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि सबको जोड़ दो। तो 35, 40, 65 और 80। अब इसमें समान सीरीज नहीं है, सबके अंतर बीच में समान नहीं है, तो बीच वाला नहीं देख सकते। तो सबको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, तो 3 और 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 6 24, 16 और 6 22, 24 नहीं 22, 220। ठीक है, यानी कि राशियों का योग 220 बटे राशियों की संख्या कितनी 4 है। तो 4 का भाग देंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी 55 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलम खरीदी, यानी कि 1 दर्जन पेन खरीदते हैं तो 10 रुपये देते हैं। तो उन्होंने क्या दिया, 2 दर्जन पेन खरीद ली। तो 2 दर्जन यहाँ पर पेन खरीदी कितने रुपए में, 20 रुपये में खरीदी होगी 2 दर्जन। अब क्या किया, तथा 1 रुपये प्रति कलम की दर से बेच दिया, यानी 1 रुपये का 1 कलम से बेच दिया। यानी कि पहले 2 दर्जन पेन खरीदी कितने में, 20 रुपये में खरीदी। तो 1 दर्जन में कितनी पेन होती है, 12 होती है। तो 2 दर्जन में कितनी पेन होगी, तो 24 होगी। तो 24 पेन कितने में खरीदी, 20 रुपये में खरीदी है। कितने, 1 रुपये की 1 पेन बेच रहा है तो 24 पेन बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, तो 24 रुपये में। खरीदा 20 में, बेचा 24 में, तो 20 4 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो 4 रुपये का फ़ायदा बटे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो लाभ 4 हो गया बटे क्रय मूल्य कितना है, तो खरीदा 20 रुपये में था, तो यहाँ पर बटे 20 गुणा 100। ठीक है, तो 20 को इससे गुणा करेंगे तो 20 पंजू 100, 5 बार, 5 को 4 से करेंगे तो 20%। सॉरी आपको सिर्फ पूछा है लाभ प्रतिशत, पूछा ही नहीं है, सीधा आपको लाभ ही पूछा है। क्या पूछा है, लाभ ही पूछा है। तो 4 रुपये का लाभ हो जाएगा, हाँ 4 रुपये का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रतिशत पूछता ना तो प्रतिशत कितना प्रतिशत लाभ हो जाता, 20% लाभ हो जाता, लेकिन सिर्फ आपको लाभ पूछा है तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा। देखो
2 दर्जन पेन खरीदी, यानी 24 पेन कितने में खरीदी, 20 रुपये में खरीदी, और बेची कितनी, 24 पेनें 24 रुपये में, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 4 रुपये का लाभ हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर चौथा है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए कि किसी रेडियो को 15% लाभ पर बेचने से 851 में बेचा जाता है, यदि वह 888 में बेची जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको पता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले फॉर्मूले से ज्ञात हो जाता है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, एस पी बराबर सी पी इंटू प्रॉफिट लॉस बाय 100, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि बटे 100। इसमें 100 प्लस लाभ या हानि, ठीक है, उसमें 100 को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 851 है, तो यहाँ पर 851 बराबर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर CP गुणा कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 15, तो 100 में से 15 जोड़ दो, 115 बटे 100 क्या हो जाएगा, 115 बटे 100, 115 बटे 100। अब देखो 100 को 15 को काटोगे तो यहाँ पर ये 23 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा, ठीक है। तो ये 20 है, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 851 गुणा 20 बटे 23 गुणा में, तो इधर आएगा भाग में, तो 23 बराबर CP का मान ये आ गया। अब 23 से 851 कट रहा है, तो यहाँ पर देख लो 8 23 23 46 23 69, यानी 3 बार कट जाएगा। फिर यानी कि 85 में 69 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 1 16, और उसके बाद की संख्या कितनी, 1 है, तो 161। अब देख लो 23 का पहाड़ा 7 या 21, यानी कि 23 का पहाड़ा, अगर 23 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो शायद तक 161 आना चाहिए, क्योंकि 7 या 21 होता है, पीछे 1 आ रहा है, हासिल 7 या 21 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, यानी कि 161 आ रहा है। यानी कि 23 से 851 कितनी बार कट जाएगा, 37 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 37 बार। तो 37 गुणा 20, 37 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 0 का 0, फिर 37 दूनी 74, यानी कि 740 रुपये है वो क्रय मूल्य आ गया। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 740 क्या आ गया, CP है, वो CP हमारी कितनी है, 740 रुपये, ये 740 रुपये आ गया। अब अगर 740 में अगर अब 888 में बेचते हैं, अब कितने में बेचते हैं, 888 में बेचते हैं, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देख लो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 888 में 740 को घटा दो, 888 माइनस 740, यानी घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 और 1 148, तो 148 बटे क्रय मूल्य कितना है, 740, तो 740 गुणा 100, लाभ प्रतिशत यही है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 74 एकम 74, 74 दूनी 148, 2 बार कट जाएगा, 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20% लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना जब भी दोनों विक्रय मूल्य दिए हो, यहाँ पर देखो ये भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लो, यानी कि अगर 15% लाभ पर बेचते हैं तो इतना होता है, तो यानी कि इससे हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो CP ज्ञात कर दो, फाइंड द CP, और CP ज्ञात करने के बाद में वापस प्रॉफिट % ज्ञात कर सकते हो आराम से। अब देखो 53 में कि रमेश ने 4800 रुपये सुद्धा से 3 वर्ष के लिए उधार लिए, यानी कि 4800 और उधार लिए कितने, 3 वर्ष के लिए। समय की समाप्ति के बाद में अगर वो 5808 रुपये वापस करता है तो वार्षिक दर कितनी है, दर पूछिए। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले उधार कितने लिए, तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल यहाँ पर आपका 4800 रुपये, ठीक है। समय कितना है, तो यहाँ पर देखो समय यानी टाइम आपका कितना है, टाइम यहाँ पर 3 ईयर है, 3 वर्ष है। उसके बाद में समय समाप्ति 3 वर्ष बाद में लौटा हुई कितना, तो 5808 रुपया, यानी कि मिश्र धन, ये क्या है, मिश्र धन टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 5808। अब देखो साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, तो साधारण ब्याज का दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि जब मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ हो तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट में से मूलधन को घटाते हैं प्रिंसिपल को, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर घटाएंगे
8 माइनस 4800, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 जीरो और 58 में से 48 को घटाएंगे तो 10, यानी कि 1010 आ जाएगा, 1008 आ जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 1008। अब देखो, अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लो। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है, 1008, 1008 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन यहाँ पर 4800, तो यहाँ पर 4800 गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, तो दर यहाँ पर x लिख लो, गुणा समय कितना 3/100। यहाँ पर 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 1008 बराबर 48 गुणा x गुणा 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये 3 और 48 दोनों गुणा में, इधर आते ही दोनों भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ पर दोनों भाग में आ गए। ठीक है, 48 गुणा 3, और इधर क्या बच गया, इधर सिर्फ x बच गया। ठीक है, x बराबर 1008 बटे 48 गुणा 3। तो 3 से 1008 कट रहा है, तो 3 एकम 3, इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, पीछे 1 बचेगा, 3 तिया 9, 6 बचेगा, 6 तिया 18, 336 हो रहा है। अब 336 में 48 का भाग दे दो, अगर जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अब देखो पहले भाग दो, तो 24 का भाग देते हैं, तो 24 का 48 में देंगे तो 24 दूनी 48, यानी 2 बार इसमें 24 का भाग दे दो, तो इसमें देंगे तो 24 एकम 24, पीछे कितना बचेगा, 9 बचेगा, 24 चौके 96, 24 चौके 96, यानी 14 बार पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि 14 बटे नीचे 2 है, तो 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर तो 14 बार कट गया और नीचे, ऊपर 14 बार कट गया और नीचे 2 बार कटा, तो 14 बटे 2 बच गए, 14 बटे 2, तो 14 में 2 बचेंगे तो 7, यानी कि दर कितनी होगी, तो दर 7% होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब 12 सेव है, उनका मूल्य कितना है, तो उनका मूल्य है 216 रुपये। अब 3 दर्जन का सेव का मूल्य कितना होता है, तो आपको पता है कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 सेव होते हैं, तो 1 दर्जन का मूल्य कितना है, 1 दर्जन का मूल्य 216 है। 3 दर्जन का मूल्य कितना होगा, तो 216 गुणा 3, 6 तिया 18, हासिल 1, 3 और 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 648 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो आप एकदम सही करोगे। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे दर्जन पढ़ेंगे ही नहीं, सीधा पूछेंगे 3 सेव का मूल्य क्या है, तो 3 सेव का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। कई बच्चे तो ऐसे पढ़ेंगे भी 3 दर्जन का ज्ञात करना, तो वो सोचेंगे कि 1 दर्जन में 12 होते, तो 3 दर्जन में कितने होते हैं, तो 12, 24, 36 सेव होंगे। अगर 12 सेव का 216 है, तो 36 सेव का कितना होगा, तो पहले 1 सेव का ज्ञात करेंगे, बाद में 36 को उससे गुणा करेंगे। तो सीधा ही आपको पता है ना कि 12 सेव का मतलब 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का मूल्य इतना है, तो 3 दर्जन का मतलब कितना होगा, तो 3 से गुणा कर दो सीधा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब आगे देखो, 5-6 क्वेश्चन पीछे बचे मैथ्स के। एक गाड़ी है, कार है, 2 घंटे 60 मिनट, 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो वह 30 मिनट में कितना चलेगी, तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में कितनी चलेगी, तो 1 घंटे में 30 चलेगी। आधे किलोमीटर में कितनी चलेगी, यहाँ पर आधा 30 में, सॉरी यहाँ पर रुको, आधे 2 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, तो 1 घंटे में 30। आधे घंटे में कितनी चलेगी, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट में कितनी चलेगी, तो 15 किलोमीटर। सबका आधा आधा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, पीतल और जस्ते के पीतल में जस्ते और तांबे का अनुपात 3:5 है। यदि जस्ते की मात्रा 21 है, यानी कि जस्ता पहले वाला, यानी कि 3x है, उसके बराबर में किसका मान है, 21 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। और अब हमें पूछा है कि तांबे की मात्रा क्या है, तो तांबे का क्या है, 5x है, तो 5x, x का मान 7 है, तो 5 गुणा 7, यानी कि 5 7 35, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे पूछा हुआ है कि 5 किग्रा और 650 ग्राम का अनुपात सरलतम रूप लिखो। तो देखो 5 किग्रा
किलोग्राम और यहाँ पर ग्राम है। पहले तो यूनिट सेम करो तो दोनों को ग्राम करते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम में कितने होंगे 5000, 5000 अनुपात 650 ग्राम। तो पहले 0 से 0 कट जाएगा, तो 500 अनुपात 65, तो दोनों 5 से कट रहे हैं तो ये 100 बार कटेगा, तो 100 अनुपात ये 13 बार कटेगा, तो 100 अनुपात 13, यानी कि 100 अनुपात 13 ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि एक वर्गाकार पार्क है, उसका क्षेत्रफल 256 है, तो उसकी भुजा और परिमाप क्या होगा। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल कितना है 256 है, हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर भुजा तो ये स्क्वायर है, यहाँ पर रूट में चला जाएगा तो रूट 256, रूट 256 का कितना होता है 16, 16 का रूट स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 का रूट कितना हो जाएगा 16। अब देखो भुजा कितनी होगी 16 होगी, तो इसमें पहले भुजा 16 दी हुई, इसमें 17 गलत हो जाएगा, इसमें 18 गलत हो जाएगा, इसमें 16, यानी या तो 1 नंबर होगा या फिर 3 नंबर होगा। अब 16 भुजा आ गई, अब परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है 4 गुणा भुजा, तो 4 को 16 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 16 यानी कि 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 16 मीटर भुजा और 64 मीटर परिमाप, यानी कि ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उस संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 3, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 2 मीटर हो। अब देखो संदूक यानी कि आपका ये क्या दिया हुआ घनाभ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ये घनाभ दिया हुआ है, ये ऐसे संदूक होती है, ठीक है। इस संदूक मतलब घनाभ दिया हुआ, इसकी लंबाई आपको दी हुई है 3, ठीक है, चौड़ाई 2 और ऊंचाई है 2। अब इसका आयतन ज्ञात करना, तो आयतन का घनाभ के आयतन का सीधा फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ऊंचाई। अब देखो लंबाई कितनी है, तो लंबाई देख लो 3 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 को 2 से गुणा कर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 मीटर क्यूब आ जाएगा। अगर किसी महीने की 7 तारीख को, ठीक है 7 तारीख को शनिवार है, तो उस महीने की 22 तारीख को कौन सा होगा वार होगा। तो आपको पता है 22 का पूछा है, तो 22 में से 7 को घटा दो तो पीछे दिन कितने बचे, तो दिन बचेंगे 22 में से 7 को हटाएंगे तो 2 और 5 15 दिन बचेंगे। हर 7वें दिन वार चेंज होता रहता है, तो 15 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 पीछे बचेगा, यानी कि 14वें दिन होगा ना वो पहला ये शनिवार ही होगा, तो 15वें दिन कौन सा होगा शनिवार रविवार हो जाएगा। ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते हो तो ऐसे ज्ञात कर दो कि 7 तारीख को कौन सा वार है, 7 तारीख को शनिवार है, तो 7 के बाद में 7 दिन और जोड़ेंगे तो 14 तारीख को आएगा, 14 तारीख को वापस से शनिवार होगा, उसके बाद में वापस 7 को जोड़ेंगे तो 21 को भी शनिवार होगा। हमें पूछा 22 को, तो 22 को रविवार हो जाएगा। कैसे भी आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे हमारी मैथ्स भी पूरी तरह से क्लियर होती है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे अपना अपना नाम लिख देना, ठीक है, पहले नाम लिख देना, ठीक है, उसके बाद मेंटल एबिलिटी और मैथ्स में कितने आए ये बता देना। इंग्लिश मीडियम वाले अभी बता देना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले अगर हिंदी की क्लास लेना भी चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले ये दोनों बता सकते हो, बाकी हिंदी की लेना चाहते हो तो आप पूरे के पूरे बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी मीडियम का पैसेज, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आप सभी को पता है, सबसे पहले करना है क्वेश्चन पढ़ने। इटली का प्रसिद्ध शहर है, कौन सा शहर है पहले ये पता करना है। इटली का प्रसिद्ध शहर कौन सा है, वेनिस है, पेरिस है, टोक्यो है या फिर बीजिंग है। साहसी बालक का नाम क्या था, मार्क जुबेर, माइकल जैक्सन, मार्को पोलो, मार्क वो। पहली यात्रा के समय मार्को पोलो था कितने साल का, 17 साल का, 18 साल का, 16 साल का, 15 साल का। मार्को पोलो की कहानी की यात्रा जापान, चीन, रूस और भारत की। पहली यात्रा कहाँ की थी, तो चीन, जापान, भारत, रूस कहाँ की थी। तो पहले एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना अत्यंत सरल कार्य था या अत्यंत लंबा और जोखिमपूर्ण, अत्यंत सुविधाजनक या अत्यंत खुशनुमा और आरामदायक। तो अब यहाँ पर पैसेज पढ़ते हैं
इटली यूरोप का एक देश है, वेनिस वहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है। तो यहाँ पर आपको पूछा था ना इटली का शहर कौन सा है प्रसिद्ध, तो वेनिस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। आइए वेनिस की निवासी एक बालक के विषय में पढ़ते हैं जिसे बहुत ही छोटी उम्र से ही साहसी यात्राएं की और जिसे आज दुनिया सारी मार्को पोलो के नाम से जानती है। तो उस बच्चे का नाम क्या था, मार्को पोलो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, उस ज़माने की बात कहते हैं जब हवाई जहाज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना एक अत्यंत लंबा और जोखिमपूर्ण कार्य था। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि जब हवाई जहाज़ नहीं थी तो यात्रा कैसे करते, तो अत्यंत लंबा और जोखिमपूर्ण, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में मार्को पोलो ने जब अपनी पहली यात्रा के लिए निकला तब वह मात्र 17 साल का था। कितने सालों का था, 17 साल का। तो इसमें तीसरे प्रश्न में 17 साल। ठीक है, 17 साल का एक दुबला पतला सा लड़का था। यह बात 1271 ईस्वी की है जब मार्को ने अपने पिता और चाचा दोनों के साथ चीन की यात्रा की। पहली यात्रा कहाँ की तो चीन की। तो इसमें 3 हो जाएगा। अब पूरा पैसेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बाकी वाला तो हमें आंसर तो सारे मिल गए कि उस बच्चे इटली का प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो वेनिस है। तो साहसी बालक का नाम क्या है, मार्को पोलो है। उसने अपनी पहली यात्रा की तब वह कितने साल का था, तो 17 साल का एक दुबला पतला लड़का था। मार्को पोलो की पहली यात्रा कहाँ पे थी, तो चीन की थी, जो उसके पिता और उसके चाचा के साथ की। पहले जब हवाई जहाज़ नहीं थी तो सफ़र था या फिर यात्रा थी वो अत्यंत लंबी और जोखिमपूर्ण कार्य था। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैसेज पहला तो समझ में आ चुका होगा, अब दूसरा देखते हैं। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न देखिए। गुफा घर था, किसका घर था, गीदड़ का, भैंस का, सिंह का, और सिंह और गीदड़ दोनों का। आगे देखिए, गीदड़ सिंह का दास होना चाहता था, क्यों, क्योंकि सिंह जानवरों का राजा था, या उसे सिंह से मांस चाहिए था, या सिंह से डर लगता था, या सिंह ने एक भैंस मारी थी। सिंह गीदड़ की सहायता के लिए सहमत हो गया क्योंकि गीदड़ जानवरों को ढूंढने में सिंह की सहायता किया करेगा, पहाड़ी के पीछे छिप जाया करेगा, पहाड़ी पर खड़ा रहेगा, या सिंह के लिए जानवरों का शिकार करेगा। जब कोई जानवर पहाड़ी के समीप दिखाई देता तो गीदड़ उसे झपटी और सिंह को आवाज़ लगाता। सिंह शोर मचाता और गीदड़ आवाज़ लगाता, और गीदड़ शोर मचाता और सिंह उसे झपट लेता। गीदड़ और सिंह उसे दोनों झपट लेते उस पर। सिंह और गीदड़ दोनों के बीच में हुए समझौते से किसको लाभ हुआ, तो केवल सिंह को, केवल गीदड़ मतलब कि सिंह और गीदड़ दोनों को, या फिर केवल गीदड़ को, या जंगल के जानवरों को, किनको लाभ हुआ, तो ये अब देखेंगे। अब देखो, हिमालय पर्वत की एक गुफा, किसी समय एक वहाँ पर सिंह रहता था। तो गुफा में कौन रहता था, तो सिंह रहता था। तो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। एक दिन वह शिकार के लिए निकला तो उसे एक बड़ी सी भैंस को मार दिया। एक भूखा गीदड़ पास की ही एक झाड़ी में छिपा बैठा था। वह सिंह से मिलने के लिए झाड़ी से बाहर निकला। हे महाराज, उसने कहा, आप मुझे अपना दास बना लीजिए। आप प्रतिदिन अपने भोजन के बाद बचा हुआ मांस मुझे खाने की अनुमति दे देना। तो वह दास बनना चाहता था क्योंकि उसे सिंह से मांस चाहिए था, क्योंकि अगर वो सिंह खा के बाद में चला जाता तो बीच में जो पीछे बचता था वो गीदड़ खा लेता था। तो सिंह ने कह दिया, तुम खा सकते हो। सिंह ने कहा, लेकिन तब ही जब तुम भोजन के लिए जानवरों को ढूंढने में मेरी सहायता करोगे। तो सिंह ने गीदड़ की सहायता के लिए सहमत हो गया क्योंकि उसने कहा कि तुम जानवरों को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। तो पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, जानवर ढूंढने में सिंह की सहायता किया करेगा कौन, गीदड़। ठीक है, तुम उस पहाड़ी पर खड़ा हुआ करोगे। जब किसी जानवर को आते देखोगे तो शोर मचाकर मुझे बुला लोगे, फिर मैं उस पर हमला करके उसे मार दूंगा। तो जब कोई जानवर समीप दिखता था तो सिंह गीदड़ क्या करता, शोर मचाता था और सिंह उसे झपट कर मार देता था। तो ऑप्शन नंबर सी
यानी कि गीदड़ शोर मचाता था और उसे सिंह झपट लेता था। इस प्रकार सिंह और गीदड़ के बीच एक सुखद समझौता हो गया। अब हर बार उन्हें भूख लगती तो गीदड़ किसी जानवर के आने की प्रतीक्षा में करने लगता और फिर सिंह और को पुकारता और सिंह उस जानवर को झपट कर मार देता। सिंह और बीच में जो समझौता हुआ कि मैं तुम्हें जानवर ढूंढने में मदद करूंगा और तुम बचा हुआ मीट जो मांस होता है वो मुझे भी दे देना। तो यहाँ पर जो फ़ायदा किसको हुआ, तो गीदड़ और सिंह दोनों को फ़ायदा हो गया, क्योंकि गीदड़ को खाने के लिए मांस मिल गया और सिंह को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता था, तो उसको सीधा ढूंढने में मदद करने के लिए एक गीदड़ मिल गया था। ठीक है, तो दोनों को फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर पाँचों के पाँचों प्रश्न बहुत ही सरल थे। ठीक है, पैसेज आप इस तरह से करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पर तीसरा पैसेज है, तो इसमें पहले प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए, पास पड़ोस में सब लोग प्रसन्न हो उठे। क्यों हो उठे? वे पार्क में टहल सकते थे, पार्क में फूल खिल गए थे, बाग में फूल खिल गए थे, बच्चों ने अपनी मदद खूब की थी। बच्चों ने खालिस्तान नहीं उठाया। क्या नहीं उठाया? कागज़ के टुकड़ों को, प्लास्टिक के बैगों को, खाली बोतलों को या फिर कूड़ेदानों को। वे खालिस्तान टोकरियां ले आए। किसके लिए लाए? फूल इकट्ठा करने के लिए, कूड़ा करकट बटोरने के लिए, खाद ढोने के लिए, बीजों को ढोने के लिए। बटोरना का अर्थ क्या है? इकट्ठा करना, ढूंढना, ढोना या साफ करना। उदास का विपरीत शब्द क्या है? तो उदास का साफ है, चुस्त है, प्रसन्न है या समझदार है। ठीक है, अब यहाँ पर पैसेज पढ़ते हैं तो आप आराम से देख सकते हो। अब देखो, लड़के लड़कियों ने आपस में कार्य बांट लिया। अनिल और जीतन ने अपने घरों से 2 बड़ी टोकरियां ली। बच्चों ने इधर उधर बिखरे हुए कागज़ के टुकड़े, खाली बोतलें, प्लास्टिक आदि टोकरियों में रखे और पास के कूड़ेदान में उन टोकरियों को पलट दिया, यानी कि उनमें जितना भी कचरा था वो उसमें रख दिया। उन्हें मालूम था कि कूड़ेदान को साफ करने के लिए रोज़ एक कूड़े वाला ट्रक आता है और उसे मतलब कि साफ कर देता है। तो बच्चों ने क्या नहीं उठाया? तो बच्चों ने कचरा उठाया, कागज़ के टुकड़े उठाए। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों ने कागज़ के टुकड़े, यहाँ पर देखो कागज़ के टुकड़े, खाली बोतलें और प्लास्टिक बैग सब उठाया। लेकिन वो कूड़ेदान में डालते थे कचरा, लेकिन उसको उठाया नहीं, क्योंकि उनको पता था कि वो रोज़ सुबह कूड़े वाला ट्रक आता है और उसमें वो खाली करके लेके चला जाता है। सुबह समाप्त होते होते पार्क अपेक्षाकृत अधिक साफ़ सुथरा हो गया, यानी कि जब सुबह हुई ना तो उस वक्त जो पार्क था ना वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया। तो उस दिन बच्चों ने तय किया कि उनका पार्क साफ़ सुथरा और बिना कूड़े का दिखाई पड़े। अनिल के पिता ने फूलों की क्यारियाँ बनाने में उनकी मदद की। बच्चों ने बारी बारी से बीजों की सिंचाई की। जब फूल खिले तो पास पड़ोस के प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो उठे। अब देखो, पास पड़ोस के व्यक्ति प्रसन्न कब हुए? जब वहाँ पर फूल खिले। तो फूल कहाँ पर खिले? अब देखो, पार्क में टहल सकते थे तो टहलना गलत है। अब पार्क में फूल खिले या बाग में फूल खिले? ठीक है, बच्चों की मदद से बच्चों की ने अपनी मदद खुद की तो इससे तो नहीं हुई। अब फूल खिलने से हुए, तो फूल कहाँ पे खिले? बाग और पार्क होते तो दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पर देखो जो शब्द आया हुआ है ना पैसेज में कौन सा शब्द आया हुआ है? पार्क में उन्होंने साफ़ सुथरा रखा और वहाँ पर बिना कूड़ा रहे और वहाँ पर लगाया, तो यहाँ पर पार्क वाला सही हो जाएगा। बाग वाला सही नहीं हुआ, पार्क वाला हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वे टोकरियाँ ले आए। कहाँ से लेके आए? किसके लिए लाए थे? तो कूड़ा करकट बटोरने के लिए, यानी कि जब कूड़ा करकट अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ होता तो उनको इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर टोकरियाँ लेके आए, जिसमें वो इकट्ठा करके उसमें डालते और उसको डालने के बाद में वो कूड़ेदान में डाल देते, कचरा पात्र में डाल देते। तो बटोरने का मतलब क्या है? बटोरने का मतलब एकत्रित करना या इकट्ठा करना, तो इकट्ठा हो जाएगा। उदास का विपरीत शब्द, यानी कि कोई उदास रहता है तो उसको जब खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो उसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा? प्रसन्न, वो खुश है। ठीक है, तो ये पांचों प्रश्न भी बहुत ही सरल थे। अब लास्ट पैसेज है, पहले ये पढ़ लेते क्वेश्चन, उसके बाद में हम पैसेज पढ़ेंगे।
सूर्य हो रहा था, क्या हो रहा था, अस्त हो रहा था, उदय हो रहा था, विलीन हो रहा था या धूमिल हो रहा था। पक्षी लौट रहे थे, कहाँ पे लौट रहे थे, अपने घर पे, अपने घोंसले में, अपने नीड में, ये सभी। आगे, 4 स्त्रियां कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में बातें करने लगी। इस वाक्य में स्थूलांकित शब्द का अर्थ है। अब स्थूलांकित शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर ये जगत है ना, ये गहरा किया हुआ, इसका अर्थ क्या है, जगत का। तो इस पैसेज के अनुसार देना कि जगत का अर्थ क्या है, कि कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में बातें करने लगी। तो संसार है जगत का, कुएं के चारों ओर बना हुआ पक्का चबूतरा, या ए और दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, कहने वाली स्त्री की भावना क्या थी, सबको संतान योग्य हो, यानी कि सबकी संतान योग्य हो, कुछ ना कुछ काम करती हो। सबकी संतान अयोग्य हो, यानी कि कुछ काम नहीं करती हो, निकम्मी हो। सबकी संतान स्वस्थ हो, यानी कि हस्त पुष्ट हो, बलवान हो, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरी स्त्री का पुत्र था, क्या था, शक्तिशाली था, बहादुर था, आधुनिक युग का भीम था, या उपयुक्त सभी। अब देखते हैं पैसेज को। तो यहाँ पर देखिए पैसेज क्या है, सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे। तो सूर्य क्या हो रहा था, अस्त हो रहा था, और पक्षी कहाँ जा रहे थे, नीड की ओर। अब यहाँ पर देखो कि सूर्य अस्त हो रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पक्षी लौट रहे थे कहाँ, अपने नीड की ओर। तो इसमें ध्यान रखना, पक्षियों का घर, घोंसला और सभी सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसेज में क्या दिया हुआ है, सिर्फ नीड दिया हुआ है। नीड का मतलब भी घोंसला होता है, उनका घर ही होता है नीड भी। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ना कि ये सभी, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो घरों की ओर लौट गई, परंतु उसमें 4 स्त्रियां कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। अब कुएं के आसपास में जो बना होता है ना, उस पर बैठकर गप्पे मारने लग गई। तो यहाँ पर देखो उसमें क्या होगा कि चारों स्त्रियां कुएं की पक्की जगत, अब यहाँ पर जगत का मतलब पूरी संसार नहीं है, वहाँ पर चारों ओर एक छोटा सा चबूतरा बना होता है जहाँ पर बैठने की जगह होती है, उसका मतलब होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब गप्पे मार रही है चारों, क्या गप्पे मार रही वो भी पढ़ लेते हैं। तो देख लो, इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। उसमें से एक की आयु सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। बेटा लाखों में एक है, सच में तो वो हीरा ही है। उसका कंठ बहुत मधुर है, यानी कि वो गाता बहुत बहुत मधुर गाता है, बहुत अच्छा गाता है। उसके गीतों को तो सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। भाई इतना अच्छा गाता है कि कोयल जो कुहू कुहू कहती है ना, वो भी चुप हो जाती है कि इतना सुंदर गाना गा रहा है और मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो मतलब कि उतना महान था, ठीक है। और लोग बड़े चाव से उसका गाना सुनते थे। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री ने मन बना लिया। अब देखो पहली जो लेडीज़ है, उसने कहा कि भगवान करे सबको मेरे जैसा बेटा दे। तो उसने इसका भाव क्या है कि सबकी संतान है ना, योग्य होने चाहिए, यानी कि अपना योग्य का मतलब ऐसे मान सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ काम करता हो, बहुत ही हर चीज़, मतलब उस जैसे म्यूजिक करता था ना, गाता था, तो उसमें बहुत ही होनहार था। उसके बाद में उसके जैसा कोई नहीं था, तो वो उसमें योग्य था। तो उसमें योग्य, अयोग्य का मतलब वो परफेक्ट नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगी। उसकी संतान स्वस्थ रहे, तो उसकी संतान स्वस्थ यानी कि उस मतलब स्वस्थ है या नहीं है, उसमें तो ये बताया नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो सबकी संतान योग्य हो, यानी कि कुछ ना कुछ काम करती हो। अब आगे देखो, तो उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का भी मन हुआ कि मैं भी अपने बेटे की बखान करूं, उसका भी मतलब कि उसकी भी प्रशंसा करूं, ठीक है। बखान हमारे साइड का शब्द है, ठीक है। उससे पहले स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। क्या है, आधुनिक युग का भीम है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो दूसरी स्त्री का पुत्र कैसा था, शक्तिशाली था, बिल्कुल बहादुर भी था, आधुनिक युग का भीम भी था। तो उपयुक्त में से सभी।
ठीक है। तो यहाँ पर चारों के चारों हो गए। अब देखो कैसे कमेंट करना है, कैसे, पहले अपना नाम लिख लेना। आपका नाम क्या है, मेरा नाम पुरुषोत्तम है तो मैंने लिख दिया। अब नीचे लिखेंगे मेंटल एबिलिटी मुझे कितने आए, तो 40 में से 40। आपको कितने आए लिख लेना। मैथ्स में कितने आए, तो मैथ्स में मुझे 20 में से 20 आए, तो आप भी अपने मार्क्स लिख लेना। लैंग्वेज आपकी हिंदी है या इंग्लिश है, लैंग्वेज में नीचे ऐसे कोष्टक में एच लिख लेना या ई लिख लेना। जिसकी हिंदी है वो सीधा हिंदी लिख लेना, जिसकी इंग्लिश है वो सीधा इंग्लिश लिख लेना। बाकी इंग्लिश वाले बच्चे तो लैंग्वेज देंगे नहीं, तो वो हरीश सर पढ़ाते हैं ना, उस क्लास में आपको कितने मार्क्स आए वो भी साथ में काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 20 मुझे भी हिंदी में 20 में से 20 आए, तो अब नीचे आपको टोटल लिखना है। यहाँ पर टोटल आपको कितने आए, तो टोटल मुझे 80 में से 80 आए, आपको कितने आए, तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे। सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताओगे, चैट में नहीं बताओगे। अभी जो चैट आप कर रहे हो ना, वहाँ पे नहीं, कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। और आपका कोई दोस्त है जो हमारे टेस्ट वाले ग्रुप से तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो डेली टेस्ट देना चाहता है तो ऐसे लाइव यूट्यूब पर दे सकता है, तो उसको भी शेयर कर देना, उसके पास भी लिंक भेज देना ताकि वो भी पढ़ सके। क्योंकि अब हमारे ग्रुप में कोई नया बच्चा तो ऐड नहीं हो पाएगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।